तरीके से करना है कि इटरेशन का कंसेप्ट समझना है। मतलब क्या कि हमें एक ही कंडीशन अगर बार-बार चेक करना हो, तो हम किस तरीके से कंडीशन यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो उसे समझने के लिए हम हमारे पास यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप्स के लूप्स दिए गए हैं, जिसमें है फर्स्ट है व्हाइल लूप है, फिर डू व्हाइल लूप है, फिर फॉर लूप है और एनहांस फॉर लूप है। तो ये सब चीज़ों का यूज़ हम किस पर्पज़ से करेंगे और क्या इसका सिंटैक्स होगा, वो सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा कि व्हाइल लूप यानी लूप का ज़रूरत क्यों है ना? लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना है कि हमें जिस तरीके से हम लोग लास्ट सेशन में इफ एल्स हम लोग देख रहे थे, तो इफ एल्स से क्या करते थे, कंडीशन हम चेक करते थे। एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ हमें व्हाइल लूप और डू व्हाइल, फॉर लूप से भी हमें कंडीशन ही चेक करना है। बट दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो भी हम कंडीशन हम चेक करेंगे, एक ही कंडीशन हम बार-बार चेक कर सकते हैं। मीन्स इफ यू वांट टू रिपीट द सेम प्रोसेस ओवर एंड ओवर अगेन, फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज़ द कांसेप्ट ऑफ लूप्स, ठीक है? तो इसका क्या एडवांटेज होगा और क्यों लूप यूज़ करेंगे, सबसे पहले मैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है? कल हमने लास्ट जो प्रोग्राम देखा था, कुछ इस तरीके से ये सब प्रोग्राम हमने देखा था। तो अभी जो है मैं लूप के बारे में यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अगर आप ये समझिए कि अगर मुझे एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट प्रिंट करना है, जैसे क्या कि मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट पे हमने प्रिंट कर दिया हेलो एवरीवन, ये मुझे मैसेज प्रिंट करना है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर सपोज आई वांट टू प्रिंट दिस मैसेज 5 टाइम्स, तो हमें क्या करना चाहिए? 5 बार मुझे सेम मैसेज प्रिंट करना हो, तो आप क्या करोगे? कोई बता सकता है? कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन अप्लाई करेंगे, ओके। तो कंडीशन में हमें क्या लिखना चाहिए? I equals to 5. ओके। देखिए अभी तक जो मैंने आपको अभी तक जो कंसेप्ट बताया है, उसके अकॉर्डिंग अगर ये चीज़ अगर किया जाए कि अगर सेम मैसेज मुझे 5 टाइम्स प्रिंट करना हो, तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि इसी को आप 5 टाइम्स आप प्रिंट कर दोगे। एक तो ये चीज़ कर सकते हैं ना ये, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे 5 टाइम्स मैंने सिस्टम डॉट आउट के अंदर में ये मैसेज मैंने प्रिंट कर दिया, है ना? 1 2 3 4 5 टाइम्स प्रिंट कर दिया। अब इसको हम रन करके पहले देखते हैं पहले, ठीक है? तो मैंने प्रोग्राम को एग्जैक्टली सेम लोकेशन पे मैंने रखा हुआ है और आई होप कि आप लोग मेरा जो कंसोल एप्लीकेशन जो ये विंडो है वो भी आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है ये डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया हुआ है, लोकेशन में बिल्कुल चेंज नहीं किया हूँ और यहाँ पे टेस्ट जावा फोल्डर है और यहाँ पे कंपाइल करेंगे जावा सी और मैक डॉट जावा और कंपाइलेशन में कुछ यहाँ पे एरर नहीं है, सब ओके है। और फिर आप यहाँ पे रन करते हैं जावा मैक और जैसे हमने यहाँ पे रन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, क्या हेलो एवरीवन जो है 5 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, राइट? लेकिन अगर यही चीज अगर आपसे ये कह बोला जाए कि अब आपको ये मैसेज आपको प्रिंट करना है 100 टाइम्स, ठीक है? अगर 100 टाइम्स प्रिंट करना होगा, अब ये चीज बहुत टफ हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने अभी किया है कि मैंने 5 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, उसी तरीके से आपको 100 टाइम्स कॉपी पेस्ट करना काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग जो सीखेंगे, हाँ हाँ, कुछ लोग सही आंसर भी बता रहे हैं कि हाँ व्हाइल के थ्रू कर सकते हैं। और व्हाइल का जो सिंटैक्स आपने लिखा है साहू भाई, ये आपका रॉन्ग है। इस तरीके से हम व्हाइल में नहीं लिखते हैं सिंटैक्स, ठीक है? बट आपने जो कोशिश किया है वो आपने सही बताया, ठीक है? तो अभी तक जो मैंने आपको बताया था कि इसके थ्रू हम इस तरीके से अगर मुझे 100 लाइन प्रिंट करना होगा तो 100 टाइम्स हमें सिस्टम डॉट आउट के अंदर लिखना पड़ेगा, जो कि काफी कोड को कम्प्लेक्स कर देगा, ठीक है? तो वो एक स्मार्ट तरीका नहीं है प्रोग्रामिंग करने का। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कंसेप्ट लूप्स का। तो लूप के हेल्प से हम ये सब सारी चीजें बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले अभी इतना जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, इस सब स्टेटमेंट में हटा देता हूँ और हमारे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट हमने रखा। और यहाँ पे हमने क्या रखा कि मैंने यहाँ पे दे दिया, क्या एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। एक्स की वैल्यू मैंने 1 दे दिया। और जिस तरीके से हम लोग लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हम इफ और ब्रैकेट में कंडीशन लिखा करते थे, कुछ इस तरीके से लिखा करते थे, सेम उसी तरीके से इफ की जगह पे अब मैं यूज कर रहा हूँ व्हाइल और ब्रैकेट के अंदर आपको कंडीशन लिखना है जो भी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 10, सपोज इस तरीके से मैंने लिखा। और ये लिखने के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे
और ये जो स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को मैंने कट करके इसके अंदर हम अभी इस तरीके से रख दिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अभी अगर इस प्रोग्राम को रन किया जाए तो हमें आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है क्या हो सकता है इसका आउटपुट अगर रन करेंगे, जो जानते हो अच्छे से, या सर जो 9 टाइम्स हेलो हेलो एवरीवन आएगा। अच्छा, एक बोल रहे 9 टाइम्स आएगा, एक बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? 9 टाइम्स आएगा सर। 9 टाइम्स आएगा। तेजस बता रहे हैं कि 1 टाइम आएगा। सर ये तो चलता ही रहेगा सर। हाँ ये चलता ही सही रहेगा है, ना, हाँ इनफाइनाइट हाँ लूप। हाँ, ये सही आंसर है, राइट। तो जो 9 टाइम्स या 10 टाइम्स या 1 टाइम्स बता रहे हैं उनका आंसर रॉन्ग है। अब इसको आपको समझना है ना, कि आपने आंसर तो बताया, लेकिन अब आपको इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप कभी भी फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा व्हाइल लूप को समझने के लिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि हमेशा मैं आपको बताया हूँ कि जो जावा में फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, पहले ये लाइन फिर इस तरीके से टॉप टू बॉटम होता है। आपको एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन करना है और समझना है, और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आपको मिलेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इंटीजर एक्स यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गया, उसके बाद सेकंड यहाँ पे आया x की वैल्यू 1 हो चुका है, इट विल चेक द कंडीशन, कंडीशन इज ट्रू या फॉल्स। क्या है यहाँ पे कंडीशन, x की वैल्यू 1 है, तो 1 जो है लेस है 10 से, तो ऑब्वियसली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है, कंडीशन ट्रू है। तो जैसे कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर आएगा और यहाँ पे हेलो एवरीवन प्रिंट कर देगा। मैंने आपको क्या बताया था कि लूप जब स्टार्ट मैंने किया था उसका डेफिनेशन ही मैंने क्या दिया था कि हमें रिपीट करना है सेम प्रोसेस, यानी सेम कंडीशन मुझे बार बार चेक करना हो, इसके लिए हम करते हैं लूप का, ठीक है। तो जैसे ये प्रिंट हुआ, अब प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, ये वापस फिर से ऊपर जाएगा, फिर से एक्स की वैल्यू कितना है, अभी एक्स की वैल्यू अभी भी मेरे पास 1 ही है। अगेन इट विल चेक द कंडीशन, अगेन कंडीशन इज ट्रू, एंड अगेन फिर से आपको ये मैसेज आपको प्रिंट करके दिखाएगा। सेम प्रोसेस फिर से क्या होगा, ये जैसे प्रिंट होगा ये फिर से ऊपर जाएगा, फिर से वापस ऊपर जाएगा, कर्सर यहाँ पे x की वैल्यू फिर से 1 है, फिर से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फिर से ट्रू है, फिर से ये प्रिंट करेगा। इस तरीके से ये इनफाइनाइट टाइम चलता ही जाएगा, बिकॉज x की वैल्यू जो है 1 वो चेंज हो ही नहीं रहा है, वो हमेशा फिक्स है। और कंडीशन अगर इस तरीके से x की वैल्यू अगर फिक्स है तो कंडीशन हमेशा उसको ट्रू मिलेगा, क्योंकि हमेशा ये 1 जो है लेस देन होगा 10 से, तो कंडीशन ऑलवेज ट्रू मिलेगा, इसलिए हमेशा ये प्रिंट करते चले जाएगा। तो ये प्रोग्राम बंद ही नहीं होगा, ये इनफाइनाइट टाइम प्रिंट होते चला जाएगा, ठीक है। तो अगर इस प्रोग्राम को अगर हम रन करके आपको दिखाएं तो किस तरीके से होगा आप देख सकते हो। तो मैंने इस प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल किया, तो कंपाइलेशन टाइम में कोई एरर नहीं है सब कुछ ठीक है। जैसे हम यहाँ पे रन करेंगे तो आप देखो प्रोग्राम चलते जा रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है, राइट। तो ये आउटपुट जो है इनफाइनाइट टाइम से प्रिंट करता चला जाएगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू हमेशा इसको मिल रहा है, और आपने लगा दिया है लूप यूज किया हुआ है, और लूप का मतलब है कि प्रोसेस रिपीट होगा, सेम प्रोसेस रिपीट होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। तो अगर आप इस तरीके से अगर आप कोडिंग करते हैं जो कि इनफाइनाइट लूप में चला जाता है, जिस प्रोग्राम का कुछ मीनिंग नहीं है, राइट। तो हमें यहाँ पे कुछ मीनिंग देने के लिए एक हम न्यू ऑपरेटर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम किस तरीके से लिखते हैं, इसके जस्ट नीचे, यानी स्टेटमेंट को जो मैंने प्रिंट किया है उसके जस्ट नीचे यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्स प्लस प्लस। और x प्लस प्लस का मतलब होता है क्या, इंक्रीमेंट बाय 1, यानी x की जो भी इनिशियल वैल्यू है, जैसे यहाँ पे x का इनिशियल वैल्यू 1 है तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसको लिखने का अलग अलग तरीका है, पहले हम इसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। अब हम फिर से यहाँ पे चलते हैं कि x डिक्लेरेशन हो गया, x की वैल्यू अभी 1 है, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, अब हेलो एवरीवन प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट टाइम। इसके बाद अब कंट्रोल यहाँ पे आएगा, तो x की जो वैल्यू है, अब x प्लस प्लस की वजह से x की वैल्यू अब 2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया इसका मतलब क्या है x प्लस प्लस का, कि मीनिंग इसका क्या है कि जो भी x का इनिशियल जो वैल्यू होगा उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब x हो चुका है 2, अब ये वापस ऊपर जाएगा, अब 2 से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, और अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो ऑब्वियसली ट्रू है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 हुआ तो 2 जो है लेस है 10 से, तो ऑब्वियसली कंडीशन इज ट्रू है, तो फिर यहाँ पे अंदर आएगा और फिर से हेलो एवरीवन प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे आएगा x की वैल्यू 3 हो जाएगा दिस टाइम, अब फिर से ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, फिर से ये प्रिंट होगा, 3 हुआ, फिर 4 5 6 7 8 9 10 तक तो ओके आएगा, क्योंकि इक्वल साइन है तो 10 टाइम्स भी ये प्रिंट कर लेगा हेलो एवरीवन। उसके बाद जब यहाँ पे आएगा
कंट्रोल, तो x की वैल्यू अब हो जाएगा 11, और 11 होने का मतलब ये है कि जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे उसको कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, कंडीशन उसे फॉल्स मिलेगा, क्योंकि x 11 हो चुका है तो 11 इज नॉट लेस देन 10, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया। जैसे फॉल्स होगा अब इसके अंदर नहीं जाएगा और ये सब प्रिंट नहीं होगा और आपका प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। अगर अब इसको हम सेव करते हैं और से एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम को अभी हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं कि 10 टाइम्स आपको यहाँ पे प्रिंट करेगा हेलो एवरीवन। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया कि जो व्हाइल लूप हम लिखते हैं इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है। आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप नीचे आना है, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आया, दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वापस फिर से ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा और ये साइकिल चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। आई होप कि इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है किसी के पास डाउट, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी। कोई डाउट नहीं किसी के पास? नो सर, नो डाउट। चलिए ठीक है। अब देखिए, अभी तो ये चीज समझ में आ गया कि हमने यहाँ पे क्यों यूज किया हमने, राइट। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ये मैसेज हमने वन टाइम प्रिंट हमने करना था, फिर 5 टाइम्स प्रिंट किया मैंने, और आपको जितनी बार प्रिंट करना हो, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 20, तो ऑब्वियसली कि 20 टाइम्स तक वो कंडीशन ट्रू मिलेगा उसे और 20 टाइम्स तक वो आपको मैसेज प्रिंट कर देगा। तो ये आपका काम इतना आसान कर देता है कि आप मतलब 3 से 4 लाइन में आपको ढेर सारा आउटपुट आप मिल सकता है, जितना आप चाहो उतनी बार आप प्रिंट यहाँ पे करवा सकते हो आप। ठीक है, तो ये बहुत ही काम आपका आसान कर देता है। लेकिन अगर इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा हम चेंज क्या करते हैं, सपोज आई विल मेक सम चेंजेस ओवर हियर, लाइक एवरीवन जो मैंने लिखा हुआ है डबल कोट में, जो हमने यहाँ पे लिखा है, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया विद एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैंने एक्स डाल दिया। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट क्या आ सकता है यहाँ पे अगर रन करें अभी? तो 1 to 10 एग्जैक्टली 1 to 10 आएगा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बिल्कुल वही रहेगा, बस वहाँ पे पहले क्या था कि हम लोग डबल कोट में जो कुछ भी लिखते थे एज इट इज प्रिंट हो रहा था 10 टाइम्स, बट यहाँ पे मैंने x की वैल्यू को ही प्रिंट कर दिया। मतलब x 1 है, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे x लिखा, तो x का मतलब क्या, x की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो गया, फिर यहाँ पे 2 होगा, कंडीशन ट्रू है, फिर यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा, 3 होगा, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको रन करके अगर हम देखें यहाँ पे, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक आपको वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो ये चीज़ें तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि जैसे मैंने x++ लिखा, ठीक है, तो x++ का मतलब क्या मैंने बताया कि इंक्रीमेंट बाय 1, एक से इंक्रीमेंट होता है। लेकिन अगर हमें सपोज 2 से इंक्रीमेंट करना हो, लाइक अभी अगर आउटपुट आप देखो तो आउटपुट हमें क्या दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से दिखा रहा है। मुझे आउटपुट इस तरीके से 1 3 5 7 9 कुछ इस तरीके से चाहिए, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? x equal to x plus 2। एग्जैक्टली सही है। तो हम लोग यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू x प्लस 2। एकदम काफी सिंपल है ना, मैथमेटिक्स में इस तरीके से काफी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x 1 है, कंडीशन 2 है, यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू x प्लस 2, तो x तो अभी 1 है, तो 1 प्लस 2 दैट इज 3 हो जाएगा, और फिर वापस 3 से कंडीशन चेक करेगा, और इस तरीके से आपको आउटपुट जो मिलेगा कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट यहाँ पे देखने को, फिर से कंपाइल कर दिया मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट यहाँ पे आ रहा है 1 3 5 7 9 इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन इसी को लिखने का एक और तरीका है कि अगर मैंने x इक्वल्स टू x प्लस 2 अगर हमें नहीं लिखना हो तो कुछ हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x प्लस इक्वल्स टू 2, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ये भी दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे फिर से सेम प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ, यू विल गेट द सेम आउटपुट, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इंक्रीमेंट अगर आपको 2 से करना होगा तो x प्लस इक्वल्स टू 2, 3 से करना होगा तो मैंने x प्लस इक्वल्स टू 3 कर दिया, तो 3 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इंक्रीमेंट कर सकते हैं, एंड एग्जैक्टली सेम टाइम आपको डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम में अगर मैंने यहाँ पे दे दिया 13, और अगर अब इसको हम रन करके देखें तो अभी आउटपुट क्या आना चाहिए, अभी अगर इसको रन करेंगे तो आउटपुट क्या, राइट, ब्लैंक आना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एकदम आप यहाँ पे देखोगे क्या कि x की वैल्यू यहाँ पे 13 है,
और जैसे यहाँ पे कंडीशन चेक किया तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। जैसे यहाँ पे कंडीशन फॉल्स मिलेगा इसका मतलब इसके अंदर स्टेटमेंट का जो भी हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो चुका है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था क्या कि जब तक कि ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब तक इसके अंदर में जो कंट्रोल है वो नहीं आएगा। तो अभी यहाँ पे x13 है तो कंडीशन फॉल्स है, इसलिए आउटपुट यहाँ पे कुछ भी आउटपुट यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। और अगर इसको रन करके आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ब्लैंक आउटपुट दिखाएगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। मतलब ये प्रोग्राम मुझे दिखाने का ये मकसद था कि आप ये समझ लो कि आप जब भी व्हाइल लूप के साथ आप काम कर रहे हो तो सबसे पहले वो कंडीशन चेक करता है, जो भी वैल्यू आप देते हो सबसे पहले वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगा तो ही वो उसके अंदर लूप में अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो ये जो होता है ये हमारा व्हाइल लूप का सिंटैक्स है कि एक ही कंडीशन, जैसे कंडीशन हमारे पास सिर्फ एक ही है लेकिन एक ही कंडीशन बार बार यहाँ पे किस तरीके से चेक होता है और उसके बेसिस पे हमें आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले करता है। लेकिन अगर एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम को, जैसे यहाँ पे मैंने x13 रखा है और यहाँ पे मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ, इसको अगर मैं डू वाइल में कन्वर्ट कर दूँ, डू वाइल का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। डू वाइल में जो कंडीशन जो चेक होता है वो लास्ट में होता है और यहाँ पे जो है x13 के जस्ट नीचे हम लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं, डू कीवर्ड यूज करते हैं। डू यहाँ पे इनबिल्ट कीवर्ड है। अब यहाँ पे क्या होगा कि x13 है, अब यहाँ पे कोई भी आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहा है डू दिस, लेकिन विदाउट चेकिंग द कंडीशन। यहाँ पे कोई कंडीशन चेक नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है ही नहीं, तो जो भी 13 यहाँ पे था वो डायरेक्टली यहाँ पे आया और अभी आपको आउटपुट क्या प्रिंट करेगा, x। तो x में अभी क्या है, 13 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 13 आपको प्रिंट करके दिखा देगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जब कंट्रोल आएगा तो x की वैल्यू 14 हो जाएगा और जब 14 होगा तो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होगा, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है। तो जैसे ये फॉल्स होगा तो मैं पहले क्या बताता था, ये रिपीट होता था, ऊपर जाता था वापस, तो ये वापस ऊपर नहीं जाएगा, प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स कंडीशन क्योंकि यहाँ पे फॉल्स हो चुका है। तो इसलिए अगर इस प्रोग्राम को अभी अगर हम रन करके देखें, सेम प्रोग्राम मैंने व्हाइल में देखा था तो आपको ब्लैंक आउटपुट दिखाया था, लेकिन अगर हम लोग अभी यहाँ पे इसको रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको आउटपुट हमें 13 यहाँ पे दिखा रहा है विद द हेल्प ऑफ डू व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में नहीं आ रहा था, डू व्हाइल में आउटपुट आ रहा है। तो कोई आप में से कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, कोई बता सकता? सिंगल टाइम कोड एग्जीक्यूट होगा सर डू में, और बाद में वही स्टेटमेंट चेक हो रहा है, तो चेक होने से पहले ही वो सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होगा ऑलरेडी, वो सही हो या गलत हो कंडीशन। राइट मतलब क्या कि देखिए आप सिंपल सा दोनों में अगर आप डिफरेंस की अगर हम बात करें कि व्हाइल लूप और डू व्हाइल में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहला डिफरेंस आपको ये बोलना है क्या कि व्हाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होता है, राइट। यहाँ पे पहले हम लोग कंडीशन चेक किया करते थे और डू व्हाइल में सबसे लास्ट में कंडीशन चेक होता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि डू व्हाइल में फर्स्ट टाइम आप जो भी वैल्यू आप लिखो, कुछ भी लिखो, मैंने 130 भी अगर लिख दिया तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू के लिए वो कंडीशन चेक नहीं करता है। यहाँ पे जैसे मैंने 130 लिख दिया, यहाँ पे तो डायरेक्ट बोल रहा है कि डू दिस, तो यहाँ पे 130 प्रिंट हो गया एंड फिर 131 यहाँ पे हो जाएगा, x प्लस प्लस की वजह से 131 हो जाएगा। अब 131 से कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है वापस ऊपर नहीं जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप सिंपल से आपको समझना है कि एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूशन होगा, किसमें, अगर आपने डू व्हाइल यूज किया है तो डू व्हाइल का मतलब ही होता है क्या कि आपका प्रोग्राम एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, क्योंकि कंडीशन जो है लास्ट में चेक होता है, पहले चेक नहीं होता है जैसे कि व्हाइल लूप में हुआ करता था। लेकिन अगर मैंने सपोज अभी आपको ये, अगर आपने समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो क्या। अभी आप देखो यहाँ पे x 1 है, मैंने यहाँ पे 1 कर दिया है, डू में आएंगे और डायरेक्टली यहाँ पे x का जो भी वैल्यू होगा 1 वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, इसके बाद जब 2 होगा तो कंडीशन चेक करेगा, तो यहाँ पे कंडीशन जो है x इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, ट्रू है तो ये वापस ऊपर रिपीट होगा, x की वैल्यू 2 हो चुका है और फिर यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे 3 होगा, कंडीशन ट्रू है, ये वापस से ऊपर जाएगा और ये प्रोसेस चलता जाएगा कब तक, 10 तक। जैसे 10 प्रिंट होगा फिर यहाँ पे 11 होगा, x प्लस प्लस की वजह से 11 होगा और इसके बाद यहाँ पे कंडीशन उसको फॉल्स मिलेगा, तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुआ वापस ऊपर नहीं जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और अब जो है आपका आउटपुट जो है कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा, राइट है। कोई डाउट इसको समझने में? क्लियर है ना? अब दोनों में कोई डिफरेंस आप बता सकते हो अच्छे से ना, कि व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है, आप अच्छे से ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है।
तो अभी इसमें किसी का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन आप में से कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हो। है कुछ क्वेश्चन है किसी के पास? मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई कुछ तो बोले। सर वाइल लूप में एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। मतलब वो जो एकदम फर्स्ट प्रोग्राम किया था जिसमें वो इनफाइनाइट टाइम चलता है, पर वो राइट। प्रिंट क्यों नहीं होता है? मतलब प्रोग्राम, मतलब एक बार उसने प्रिंट कर लिया तो वो बाहर क्यों नहीं जाता है, मतलब क्लास के बाहर? ठीक है, देखिए वो चीज़ हम यहाँ अगर देखिए, अगर यहाँ वहाँ पे क्या हो रहा था, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि लूप का मतलब ही होता है क्या कि वो मतलब बार बार कंडीशन चेक करेगा। लेकिन आपको वहाँ पे एज ए प्रोग्रामर आपको कुछ इस तरीके से कोडिंग करना चाहिए था कि वो कहीं पे जाके तो रुके, कंडीशन जहाँ पे फॉल्स हो। लेकिन हमने कंडीशन इस तरीके से रखा था कि कंडीशन ईच एंड एवरी टाइम कंडीशन ट्रू हो रहा था, इसलिए वो प्रोग्राम बंद ही नहीं हो रहा था, हमेशा कंडीशन ट्रू हो रहा था। एग्जैक्टली सेम चीज़ हम यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने नहीं यूज किया, राइट, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, आप देखो x1 है, आपको इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इसका आंसर आपके पास में है, राइट। जैसे x1 है, यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। अब 1 जैसे प्रिंट हुआ, अब इसके अंदर तो कुछ यहाँ पे है नहीं, तब डायरेक्ट बाहर आके कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन यहाँ पे ट्रू है या नहीं है। तो ट्रू यहाँ पे x की वैल्यू कितना है, अभी यहाँ पे 1 है, राइट। तो 1 इज लेस देन 10 है, यस है, कंडीशन ट्रू है। तो इसका जो नेचर बनाया गया है, सिंटैक्स जो है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, वो क्या बताया गया है कि यहाँ के बाद अगर कंडीशन इसको ट्रू मिलेगा तो ये वापस से ऊपर जाएगा और सेम प्रोसेस को रिपीट करेगा। कब तक, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंडीशन तो फॉल्स हो ही नहीं रहा है, तो प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा और ये इनफाइनाइट टाइम चलता ही जाएगा। एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम अगर मैंने यहाँ पे इसको फिर से मैं कंपाइल करता हूँ और अगर मैं रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे भी देखो आप 1 1 1 1 प्रिंट करते चला जाएगा, प्रोग्राम बंद नहीं होगा। तो क्यों नहीं हुआ प्रोग्राम बंद? क्योंकि मैंने यहाँ पे इस तरीके से कोडिंग किया है कि आप कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगा ही नहीं। तो कंडीशन अगर फॉल्स नहीं होगा तो ये प्रोग्राम चलता ही जाएगा, बंद होने की बात ही नहीं है ना। तो उसके लिए बंद कब हमें करना है, प्रोग्राम को टर्मिनेट कब करना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कंडीशन किस तरीके से यूज करना है, आपको कितनी बार प्रिंट करना है, क्या टास्क परफॉर्म करना है। तो ये जो चीज़ है ये आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है, आपका लॉजिक सेंस है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप या फॉर लूप इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो बार बार कंडीशन चेक करेगा, बट कितनी बार करवाना है चेक, ये आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। और उसी के लिए यहाँ पे डाला गया क्या कि आप कुछ, अगर हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया तो वहाँ पे x की वैल्यू इंक्रीमेंट होते जाएगा। तो एक बार ऐसा होगा कि x की वैल्यू 1 नहीं रहेगा, हमेशा चेंज होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे ये कंडीशन वो फॉल्स हो जाएगा और वहीं पे वो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। क्लियर है? यस सर, समझा। ठीक है। अब देखिए, अभी अगर मैंने x++ लिखा तो अभी जो हमारा आउटपुट है, तो यहाँ पे फिर से मैं CMD मुझे ओपन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब आपको ये बताना है कि अभी जो आउटपुट हमें मिला है 1 to 10, ठीक है, ये आउटपुट हमें किस चीज से मिला है, व्हाइल लूप से नहीं, ये डू व्हाइल से मिला है। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली सेम आउटपुट हमें व्हाइल लूप से भी मिला था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, जो जो प्रोग्रामिंग के बारे में उसे कुछ नहीं पता है, अगर आप बताओगे क्या उसको कि देखो ये मैंने व्हाइल लूप से लाया आउटपुट 1 to 10 और फिर डू व्हाइल से भी हमने एग्जैक्टली सेम 1 to 10 आउटपुट लाया, तो पूछा है कि दोनों आउटपुट सेम ही है, तो क्या क्या डिफरेंस क्या है, फिर आप उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे? क्वेश्चन समझ में आया? सर जो कंडीशन है हम्म। वो कंडीशन हम एक अपोजिट कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे, तो रॉन्ग क्यों जब व्हाइल करेंगे? लूप एग्जीक्यूट, ना ना, हमें मतलब व्हाइल, हमें हमें जो बताना है, देखिए आपने व्हाइल लूप से अभी जो हमारे पास जो आउटपुट आया, वो आउटपुट कुछ इस तरीके से आया है, राइट। और आउटपुट के बेसिस से, और ये इंटरव्यू में 100% पूछा जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन पे मैं रुक गया हूँ यहाँ पे, ठीक है। व्हाइल लूप से मैंने ये आंसर लाया है कि 1 to 10 प्रिंट हो रहा है, और मैंने डू व्हाइल से भी, ठीक है, डू व्हाइल से भी जो हमारे पास जो आउटपुट आया है कुछ इसी तरीके से आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, राइट। अब आपसे पूछा गया इंटरव्यू में कि आपने व्हाइल से 1 to 10 लाया और डू व्हाइल से भी आपने 1 to 10 लाया, ठीक है।
तो आउटपुट के बेसिस पे आपको डिफरेंशिएट करना है, आपको इंटरव्यू में बताना है कि एक्चुअल आउटपुट में कुछ डिफरेंस है क्या। किसी को डिफरेंस यहाँ पे लग रहा है तो बता सकता है, और बाकी लोगों को अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं दोनों आउटपुट एग्जैक्टली सेम है, वो भी आप बताइए आपको क्या लग रहा है, दोनों आउटपुट सेम है या आउटपुट सेम नहीं है। अगर आप एज ए प्रोग्रामर अगर आप सोचते हैं देन यू विल गेट द डिफरेंस। अगर आप नॉर्मल पीपल की तरफ आप सोचेंगे तो आपको एग्जैक्टली सब कुछ सेम दिखेगा। तो अभी आपका आंसर है कि आप क्या बताओगे, आप प्रोग्रामर की तरफ सोच रहे हैं कि क्या है, बताइए। सर बट जब डू प्रिंट होगा तब ओनली वन आएगा, मतलब जब पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी और बाद में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तभी 1 to 10 आएगा आउटपुट। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर करके आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे। तेजस आपने सही आंसर दिया है, ठीक है, तेजस ने आंसर एक सही दिया है, ठीक है। और तेजस के बाद एक और किसी ने आंसर जो है सही लिखा है, लेकिन ये आंसर मुझे जो आप बता रहे हो वो ठीक है, इसके बारे में हमने भी डिस्कस वही चीज़ें क्या क्या कि व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होता है बाद में एग्जीक्यूट होता है, बिल्कुल वो चीज़ें मैंने डिस्कस हम कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ क्या कि इस आउटपुट के बेसिस पे मुझे एक्सप्लेन करना है। तेजस ने थोड़ा सही आंसर दिया है, ठीक है, लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन व्हाइल लूप और डू व्हाइल की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको ये इतना मैंने बता दिया कि आपका जो ये आउटपुट है, ये वाला जो आउटपुट है ये आपको बताया, आपने खुद बता रहे कि व्हाइल लूप से आया है, और ये जो आउटपुट है ये हमें डू व्हाइल से आउटपुट आया है। आउटपुट के बेसिस पे दोनों में डिफरेंस है या नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है सर। है डिफरेंस, तो आप बताइए थोड़ा सा क्या डिफरेंस है। सर डू व्हाइल लूप में है ना, पहले 1 प्रिंट हो जाता है, बाद में लूप चालू होता है। ओके ठीक है, और व्हाइल में? वैसे व्हाइल लूप में स्टार्टिंग से लूप चालू हो जाता है फिर। हाँ देखो, जो आप कंडीशन आप दिया बिल्कुल उसमें। आप समझ बिल्कुल सही रहे हो, लेकिन उसको जो आप एक्सप्लेन कर जो रहे हो आप, वो थोड़ा सा ये है, आप समझ बिल्कुल सही रहे हो। आपको ये बोलना चाहिए क्या कि आप देखो व्हाइल लूप में जितने भी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हुआ है, जिसको प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं हो उसको भी आप ये चीज आप समझा सकते हो क्या, कैसे कि यहाँ पे अगर व्हाइल लूप के थ्रू अगर आपने यहाँ पे प्रिंट किया है तो यहाँ पे जितने भी वैल्यूज प्रिंट हुआ है सबके लिए पहले उसने कंडीशन चेक करके ही वैल्यू प्रिंट किया है। मीन्स यहाँ पे जो ये 1 प्रिंट हुआ है इसके लिए भी पहले उसने कंडीशन चेक किया था, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा था तभी ये 1 प्रिंट किया था। लेकिन यहाँ पे अगर हम डू व्हाइल की बात करें तो ये जो 1 प्रिंट हुआ है 1 के लिए कंडीशन चेक हुआ ही नहीं है, इसके लिए कंडीशन चेक नहीं हुआ है, ये 2 से कंडीशन मतलब चेक किया है और फिर कंडीशन 2 था इससे ये प्रिंट किया है। तो दोनों का जो आउटपुट के बेसिस पे अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है तो आपको सिंपली बताना है क्या कि व्हाइल लूप के थ्रू जो भी आउटपुट यहाँ पे हमारे पास आया है सभी वैल्यू के लिए इंक्लूडिंग 1 के लिए भी कंडीशन चेक हुआ है, राइट ना। और लेकिन डू व्हाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है यानी 1 को प्रिंट करने के लिए कोई भी कंडीशन चेक नहीं हुआ है, वो डायरेक्टली 1 प्रिंट हो गया है विदाउट चेकिंग द कंडीशन, और फिर 2 से जो है कंडीशन चेक करके उसने प्रिंट किया है। ये आपको डिफरेंस बताना है, और ये 100% आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है टेक्निकल राउंड में। तो वहाँ पे आपको अगर आप बताते हो क्या कि व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होता है, डू व्हाइल में बाद में होता है, ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा, इसका आंसर बिल्कुल नहीं समझेंगे, ठीक है। आपको आउटपुट के बेसिस पे एक्सप्लेन करना है, तो आपको इस तरीके से आपको बताना होगा। आई होप कि अभी आपको ये चीज क्लियर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि x1 है, अभी आप देखो वहाँ पे 1 को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे कंडीशन चेक बिल्कुल नहीं हुआ है ना, यहाँ पे x1 था और डायरेक्टली यहाँ पे बोला कि डू दिस, तो यहाँ पे डायरेक्टली 1 प्रिंट हो गया, लेकिन 1 के लिए कंडीशन चेक यहाँ पे नहीं हुआ। जब यहाँ पे x की वैल्यू 2 हुआ, फिर यहाँ पे 2 से कंडीशन चेक करना स्टार्ट किया कि 2 इज लेस देन 10 है, यस है, देन वो एबव, और फिर ये प्रोसेस रिपीट होता रहा, राइट। तो इसलिए ये आपको डिफरेंस इस तरीके से आपको बताना है। अभी आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि व्हाइल एंड डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है। यस यस 100% क्लियर होना चाहिए सभी को, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़े। सर एक बार एक्सप्लेन करके दो ना सर। हाँ बिल्कुल, ठीक है ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या बताया अभी, जो सबसे पहले तो आप यहाँ पे कोडिंग पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि डू व्हाइल का जो सिंटैक्स है कि यहाँ पे कंडीशन लास्ट में चेक हो रहा है, राइट, और यहाँ पे हम डू कीवर्ड यूज करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आना है। एक्स का डिक्लेरेशन हो गया, एक्स की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे डू कीवर्ड यूज हमने किया। डू मतलब डायरेक्टली हम कमांड दे रहे हैं कि डू दिस। तो ये जो स्टेटमेंट हमें प्रिंट जो हुआ है, इस स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए आप बताओ कंडीशन चेक हुआ है या नहीं हुआ है। अभी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनसे मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे अभी x1 है तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, ये डायरेक्टली प्रिंट कर लिया 1,
लेकिन इसके बाद जैसे 1 प्रिंट होने के बाद यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया, इस स्टेटमेंट में हमारा 1 प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ अगर हम आते हैं x प्लस प्लस पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि x प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट बाय 1, तो x की वैल्यू अब 2 हो चुका है। अब ये 2 से कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा, ना कि 1 से चेक करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इज लेस देन 10 है, तो यहाँ यस है, तो ये वापस ऊपर जाके रिपीट होगा और फिर x की वैल्यू यहाँ पे अब 2 हो चुका है और फिर यहाँ पे बोलेगा डू दिस, तो यहाँ फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे 3 होगा, फिर 3 से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगा तो ही वो ऊपर जाएगा और सेम प्रोसेस रिपीट होता चलेगा। राइट, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू के लिए कंडीशन चेक नहीं हो रहा है, बस यही डिफरेंस था। और व्हाइल में क्या हो रहा था कि यहाँ पे ही कंडीशन लिखा हुआ था, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे दिया आपने x इक्वल्स टू 1, पहले वो कंडीशन चेक करता था, कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ही अंदर जाता था, अदरवाइज नहीं जाता था। अभी क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है, ठीक है, समझ में आया ना ये चीजें? ओके चलिए ठीक है, तो अब ये हम आपको 100% समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाइल लूप क्या है, डू व्हाइल लूप क्या है, दोनों का सिंटैक्स क्या है और दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। राइट, अब हम बात करते हैं थर्ड लूप। ठीक है, अभी जस्ट मैं सिंटैक्स बता रहा हूँ, इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बता रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे व्हाइल यूज करना चाहिए, कहाँ पे डू व्हाइल यूज करना चाहिए, कहाँ पे फॉर लूप यूज करना चाहिए। तो अभी हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप के बारे में। अभी जो दो हमने लूप के बारे में जो डिस्कस किया कि व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, इसका जो सिंटैक्स था कुछ इस तरीके से हमारे पास है कि डिक्लेयर किया आपने, वैल्यू आपने दिया, इसके बाद यानी स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस आप कर रहे हो, एक के नीचे एक के नीचे एक, इस तरीके से आप यहाँ पे करते जा रहे हो, दोनों में, व्हाइल में भी और डू व्हाइल में भी। बट फॉर लूप की अगर हम बात करें तो फॉर लूप जो है एकदम स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट आपको स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ता है, और वो हम किस तरीके से लिखेंगे वो देखिए। यहाँ पे जो है डायरेक्ट हम लिख सकते हैं फॉर, और ब्रैकेट के अंदर सारा कहानी हम लिखेंगे जो अभी हम स्टेप बाय स्टेप लिखते थे। मैंने यहाँ पे लिखा क्या, इंटीजर x, डिक्लेरेशन भी कर दिया इसी के अंदर, वैल्यू भी दे दिया, और सेमी कॉलन से डिफरेंशिएट करना है आपको। अब आपको कंडीशन देना है, मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 10, सेमी कॉलन से डिफरेंशिएट करना है और x प्लस प्लस लिखा। यही सब चीजें हम लोग व्हाइल और डू व्हाइल में स्टेप बाय एक के नीचे एक लिखा करते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने एक लाइन में, हमने यहाँ पे सब कुछ एक लाइन में हमने लिख दिया। अब अगर यहाँ पे प्रिंट कर दिया, x की वैल्यू को मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से है पहले मैं वो लिख के आपको एक्सप्लेन करूंगा, और उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा यूज करूंगा। यहाँ पे देखिए, मैंने जो अभी आपको क्या बताया कि फॉर लूप मैंने किस तरीके से बताया कि फॉर लिखा मैंने, x की वैल्यू 1, x इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन डाल दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, और यहाँ पे आके सिस्टम डॉट आउट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एसओपी आपको समझ में आ जाएगा। राइट, यहाँ पे मुझे x को प्रिंट करना है, ठीक है। अब देखो इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, यानी कंपाइलर जो है कहाँ से कहाँ तक इसका फ्लो जाएगा, वो उस पर आप ध्यान दो। सबसे पहले क्या होगा कि कंट्रोल यहाँ पे आया, x की वैल्यू 1 पे, इसके बाद सेकंड स्टेप यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक किया, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, x यस ट्रू है, तो वो नीचे आएगा, नीचे आके आपको ये स्टेटमेंट आपको प्रिंट कर दिया, दैट मीन्स 1 प्रिंट हो गया। अब ये प्रिंट होने के बाद कंट्रोल यहाँ पे आएगा, ये कितना हो गया, x की वैल्यू पहले 1 था, अब हो चुका है 2, इसकी वजह से, x प्लस प्लस की वजह से, और फिर ये कंडीशन यहाँ पे आके चेक करेगा कि 2 जो है अब लेस देन 10 है, तो यस है, तो ये फिर से सेम प्रोसेस आएगा और यहाँ पे फिर से क्या प्रिंट करेगा, x की वैल्यू जो कि 2 प्रिंट करेगा। अब ये फिर से वापस ऊपर जाएगा, ये कितना हो गया अब 3, कंडीशन ट्रू है, फिर नीचे आएगा, और ये सेम साइकिल जो है चलता चलेगा कब तक, जब तक कि कंडीशन ट्रू मिलेगा। जैसे 10 प्रिंट हो जाएगा, सपोज यहाँ पे आपने 10 प्रिंट हो गया, 10 प्रिंट होने का मतलब ऊपर जब यहाँ पे गया तो यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, 11 होगा, जैसे यहाँ पे 11 होगा तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगा, अब नीचे लूप के अंदर यानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर कंट्रोल नहीं आएगा और प्रोग्राम आपका वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, और आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है। तो अगर किसी के माइंड में ऐसा चल रहा हो कि x1 है, कंडीशन ट्रू है, फिर इधर जाएगा, ऐसा नहीं होगा, x1 है, कंडीशन ट्रू है, तो नीचे आके आपको पहले प्रिंट करेगा, और प्रिंट होने के बाद फिर कंट्रोल x प्लस प्लस पे जाएगा। आपको ये चीज आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे हम बहुत सारी चीजें हम फॉर लूप की हेल्प से करने वाले हैं। और फिर यहाँ पे जब कंट्रोल आएगा तो x वैल्यू 2 हो गया, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, यानी वापस कंट्रोल इधर नहीं आने वाला है, यहाँ पे वापस नहीं आएगा। और ये साइकिल इस तरीके से, मेरे कर्सर पे फोकस करोगे, यही साइकिल चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा कंप्लीटली इसी तरीके से।
और आउटपुट आपको एग्जैक्टली सेम आएगा, 1 to 10 ही आएगा। अब यहाँ पे जो है डिफरेंस की अगर हम बात करें कि फॉर लूप से जो आउटपुट आता है और जो व्हाइल से आता था एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि अगर यहाँ पे भी अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो आउटपुट बिल्कुल नहीं मिलेगा जैसे व्हाइल में हुआ करता था, ठीक है। तो व्हाइल में और फॉर लूप में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी जो भी वैल्यू प्रिंट करता है सभी के लिए कंडीशन चेक करके ही प्रिंट करता है। आउटपुट आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको 1 to 10 आ रहा है, बट यहाँ पे सभी वैल्यू के लिए इसने कंडीशन चेक करके ही आपको प्रिंट ये किया है। तो अगर आपने यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे कुछ सपोज आई विल मेक सम चेंजेस ओवर हियर राइट नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितना है, x की वैल्यू यहाँ पे 12 है राइट। तो अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, जैसे फॉल्स होगा तो ये नीचे नहीं आएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट आपको मिलेगा ब्लैंक आउटपुट मिलेगा, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाइल के टाइम पे कि व्हाइल में भी कुछ इसी तरीके से होता था। तो ये आपको समझना है कि यहाँ पे भी आप जो भी वैल्यू यहाँ पे आपको प्रिंट करना है पहले वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद ही एक कंट्रोल इसके अंदर में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं समझने में फॉर लूप को? किसी को कोई डाउट इसको समझने के लिए? ओके सर, फॉर लूप इनफाइनाइट टाइम तक यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं ना। अगर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो इसमें सिंटैक्स आपका क्या है, ये सिंटैक्स आपको फॉलो करना है, इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट लूप में हम नहीं ले जा सकते इसको, क्योंकि यहाँ पे जब भी फॉर लूप लिखते हैं तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कि मतलब आपने यहाँ पे इसको डिक्लेयर भी किया और यहाँ पे जो है सो आपने यूज भी किया। और सचिन आपका वीडियो ऑन हो गया है, वीडियो ऑफ करके रखो, ठीक है। तो अभी आपने यहाँ पे इस तरीके से मैंने क्या किया है यहाँ पे कि x की जो भी वैल्यू है यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, मतलब 3 जो पैरामीटर है ये हमें हमेशा यूज करना होगा। तो यहाँ पे आप इंक्रीमेंट वगैरह आप देते ही जाओगे तो हमें यहाँ पे इनफाइनाइट लूप में ले जाने का कोई मतलब ही नहीं होगा, राइट, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मतलब मेरा एक क्वेश्चन ये है आप लोगों से क्या कि अगर मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है लेकिन मुझे 5 प्रिंट नहीं करना हो, अभी अगर आउटपुट अगर आप देखो यहाँ पे जो मैं फिर से इसको कंपाइल करता हूँ, जैसे 1 से 10 यहाँ पे आ रहा है और मैंने यहाँ पे कंपाइल किया, अभी आउटपुट मुझे 1 to 10 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन मुझे 1 to 10 मुझे चाहिए लेकिन 5 को मुझे प्रिंट नहीं करना है, मीन्स आई वांट टू स्किप द नंबर 5, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, कोई बता सकता है? सर कंडीशन में एंड ऑपरेटर यूज करके x इज नॉट इक्वल टू 5 कर देंगे। एंड क्यों यूज करेंगे, मैं समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा अच्छे से। मतलब 4 तक जाएगा वो, हाँ, मतलब हाँ। हर बार वो चेक कर रहा है कि जो वेरिएबल है वो 5 है कि नहीं है। तो जब 4 तक जाएगा तो 5 को स्किप करना है और बाद में 6 से चालू करना है। राइट, बिल्कुल करेक्ट। तो लेकिन एंड हम क्यों यूज करेंगे, मुझे ये समझना है, मतलब एंड का क्या मतलब है यहाँ पे? मतलब 2 कंडीशन चेक कर रहे हैं ना हम एट अ टाइम। क्यों करेगा? मतलब x लेस देन और इक्वल टू 10 एंड x नॉट इक्वल टू 5। तेजस सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तेजस आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, और ये भी बता रहे हैं कि x इक्वल टू 5 करके ब्रेक करेंगे, नहीं ब्रेक नहीं कर सकते, ब्रेक करेंगे तो पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और अजीनाथ सावंत बता रहे हैं क्या कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करेंगे, राइट, ठीक है। कुछ लोग आंसर सही बता रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बाकी लोगों के लिए भी किस तरीके से काम करेगा। देखिए मेरा जो टारगेट है क्या है कि मुझे 1 to 10 चाहिए, बट मुझे जो है स्किप करना है, सिर्फ एक नंबर स्किप करना है, दैट इज 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फॉर के अंदर इफ एल्स हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में काफी डिटेल में डिस्कस किया था, तो इफ हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। और अगर 1 to 10 अगर प्रिंट हो रहा है तो मीन्स क्या कि आपका जो x की जो वैल्यू है एक बार 5 हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि x की वैल्यू 5, मतलब कंडीशन में डाला कि जैसे x की वैल्यू 5 हो इसके नीचे आना है। और यहाँ पे एक इनबिल्ट कीवर्ड यूज करते हैं कंटिन्यू, तेजस ने सही आंसर दिया था कि यहाँ पे हम कंटिन्यू कीवर्ड यूज हम कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कंटिन्यू जो है इनबिल्ट कीवर्ड है, इसका काम क्या है आप देखो, ये क्या करता है कि जैसे यहाँ पे इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा, x1 है, कंडीशन ट्रू है, इसके बाद अंदर आएगा, तो अंदर आके पहले देखेगा कि x की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 5 है या नहीं है, तो x की वैल्यू तो 1 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और डायरेक्ट आपको 1 प्रिंट करेगा।
फिर 2 होगा, कंडीशन ट्रू है, फिर से यहाँ पे ये ट्रू नहीं है, फिर यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 4 तक प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जैसे 5 होगा, एक्स की वैल्यू जब 5 होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगा, बस यहाँ पे कंटिन्यू काम करेगा। पर कंटिन्यू कीवर्ड का काम क्या है कि जिस पर्टिकुलर यहाँ पे आपने कंडीशन जो लिखा है जैसे 5 है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को स्किप करने के लिए यूज हम करते हैं, और उसके बाद से वापस उसको तो छोड़ देगा, 5 को छोड़ देगा, लेकिन उसके आगे से वापस लूप को कंटिन्यू करेगा वो। मतलब जिस पर्टिकुलर पार्ट को आपको छोड़ना है, हमने वहाँ पे लिख दिया है 5, तो 5 को छोड़ते हुए आगे का जितना भी पार्ट है वो कंटिन्यू करेगा। तो किसी ने बताया था क्या कि ब्रेक अगर यूज करेंगे, ब्रेक यूज करेंगे तो आगे का भी कुछ प्रिंट नहीं होगा, 5 तो नहीं प्रिंट होगा, बट आगे भी जो है 6 7 8 9 10 वो प्रिंट नहीं होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कीवर्ड यूज करेंगे। तो जैसे अभी अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ और आप देखेंगे आंसर कि 4 के बाद आपको आप देख सकते हो कि आंसर हमें यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, डायरेक्टली 6 आंसर आ रहा है, यानी 5 यहाँ पे स्किप हो चुका है। तो आप इस तरीके से कंडीशन आप लगा सकते हो कि जिस नंबर को आपको स्किप करना है और उसके अंदर जाके कंटिन्यू कीवर्ड यूज कर सकते हो, जो कि इनबिल्ट कीवर्ड है, प्री डिफाइन पहले से बना हुआ कीवर्ड, रिजर्व्ड कीवर्ड भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसके हेल्प से आप ये चीजें आप कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर पार्ट को स्किप कर सकते हो। बट एक ने बता रहे थे क्या कि आंसर जो है हमें कुछ एंड यूज करना चाहिए, कुछ इस तरीके से एंड यूज करना चाहिए। एंड हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास कुछ रेंज हो जाए। लाइक अगर मेरा क्वेश्चन इस तरीके से हो जाए क्या कि मुझे 1 to 10 तो प्रिंट करना है, बट मुझे 4 से लेके 8 तक प्रिंट नहीं करना है, मींस आई वांट टू स्किप फ्रॉम 4 to 8, है ना। उस केस में क्या हो सकता है, कोई बताएगा? अभी तो आपको कंटिन्यू कीवर्ड के बारे में आप जान चुके हो कि कंटिन्यू कीवर्ड करता क्या है, तो अब आप बता सकते हो क्या कि मुझे 4 से लेके अगर 8 तक को स्किप करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, कोई बताए? इफ के कंडीशन में अगर सर सेमीकोलन लगा के सारे वर्ड को अगर स्पेशलाइज कर दिए तो? बिल्कुल नहीं, सेमीकोलन नहीं लगा सकते यहाँ पे, ऐसा सिंटैक्स बिल्कुल नहीं है। और कोई कुछ बताएगा? if में x greater than or equal to 4 and x less than or equal to 8। हाँ, जैसे मैंने कि कल जो एक एग्जांपल आप लोगों को बताया था कि मार्क्स वाला जो मैंने बताया था, है ना। नहीं, और यूज नहीं करेंगे तेजस, यहाँ पे और यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे सभी चाहिए ना, मतलब 4 से लेके 8 तक के रेंज में जो भी आएगा सभी चाहिए। तो कल जो मैंने आपको बताया था कि एक मार्क्स वाला मैंने प्रोग्राम का एग्जांपल दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था क्या कि अगर किसी स्टूडेंट्स का मार्क्स जो है 80 से लेके 100 के बीच में अगर आ रहा है तो उसको आपको फर्स्ट क्लास आपको देना है। अगर किसी को 60 से लेके 79 तक होगा तो सेकंड क्लास देना है। तो वहाँ पे मैंने एक रेंज के बारे में बताया था, तो वहाँ पे आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था। यहाँ भी आपको उसी तरीके से आंसर देना चाहिए कि मुझे 4 से लेके 8 तक नहीं चाहिए, तो हम कंडीशन क्या लिखेंगे कि x की वैल्यू यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, कि x की वैल्यू 4 हो या उससे ग्रेटर हो, लेकिन लॉजिकल एंड लगाना है, लेकिन x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 8 होना चाहिए। अब इस रेंज में जो भी आएगा, यही मैंने कल आपको लास्ट सेशन में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे इस रेंज में जो भी आएगा वो पर्टिकुलर पार्ट वहां से स्किप हो जाएगा, उसके आगे से कंटिन्यू कीवर्ड अपना काम शुरू कर देगा। और अब अगर इसको प्रोग्राम को आप कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो आप देखेंगे क्या 4 से लेके 8 तक का जो पार्ट है वो स्किप हो चुका है, और आपको 1 2 3 और उसके बाद डायरेक्टली 9 10 आपको प्रिंट हो रहा है। राइट है? किसी को समझने में डाउट? ये मैंने यहाँ पे किस तरीके से यूज में कर रहा हूँ कंडीशन? तो ये कंडीशन हम फॉर में नहीं लिख सकते हैं डायरेक्टली? नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉर में हम एक ही कंडीशन हम लिखते हैं, ओके, है ना। जो उसका सिंटैक्स है उसमें हम 3 पैरामीटर ही हम यूज करते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। और फॉर के अंदर आपने उस तरीके से कंडीशन लिखा तो ये कंडीशन सिर्फ इसके लिए होगा ना कि x वैल्यू 1 है तो ये प्रिंट करो, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है कि अगर ये वैल्यू होगा तो मुझे प्रिंट नहीं करना है, राइट। इससे पहले अभी जो यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है इसी के बेसिस पे वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ x, लेकिन अभी मुझे क्या करना है कि मुझे ये वैल्यू जहां भी मिलेगा आई डू नॉट वांट टू प्रिंट दैट वैल्यू। तो यहाँ का जो कंडीशन है ये कुछ अलग काम कर रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करो, बट यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट नहीं करो। आप समझ रहे हो ना, कंप्लीटली यहाँ पे अपोजिट पार्ट हो रहा है। तो इसलिए हम वो पार्ट यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, यहाँ के पे इसके लिए हम अलग से इफ यूज हम करेंगे। राइट है? क्लियर है? कोई डाउट नहीं समझने में अभी? अब देखिए कंटिन्यू कीवर्ड की जगह पे अगर मैंने यहाँ पे यूज कर दिया ब्रेक, राइट, अब क्या होगा? एक ने ब्रेक आंसर पहले बता रहे थे ब्रेक के बारे में, तो अभी मैं आपको बताऊं कि ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा। कंटिन्यू कीवर्ड का मतलब अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो ब्रेक का आंसर आप लोग खुद से दे सकते हो, आई होप दे सकते हो, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक कीवर्ड का मतलब क्या कि यहाँ पे हमने जो कुछ भी लिखा है वो पर्टिकुलर पार्ट से स्किप होगा, लेकिन ब्रेक की वजह से आगे का जो पार्ट प्रिंट हो रहा था 9 और 10 वो अब प्रिंट नहीं होगा, कंप्लीट लूप यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। कंटिन्यू की वजह से पहले आगे का लूप चलता था,
अभी मैंने ब्रेक यूज कर दिया तो आगे का लूप बिल्कुल भी नहीं चलेगा, वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। और अब जो आपको आउटपुट मिलेगा, क्या मिलेगा आउटपुट, कोई बताएगा? फिर मैं एंटर करूं 1 2 3 1 2 3 आए। बिल्कुल 1 2 3 ही आएगा। इसमें किसी को डाउट कि 1 2 3 क्यों आया? नो सर ठीक है। सबको क्लियर है? यस सर। तो ये होता है हमारा जो है ब्रेक कीवर्ड का यूज। मैंने आपको बताया कि कंटिन्यू किस तरीके से यूज करेंगे, ब्रेक कीवर्ड हम किस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए अभी जो है, अभी हमें क्या करना है कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मुझे विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप हाउ कैन यू प्रिंट द टेबल ऑफ एनी नंबर। टेबल होता है ना, जैसे 5 5 2 10 3 15 है ना। तो अगर मुझे 5 का टेबल प्रिंट करना हो विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, तो हम किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, कोई बता सकता है? क्या सब कर सकते हैं? यस, मैं किसी को सुन नहीं पा रहा हूँ, या कोई बोल नहीं रहा है, या मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। सर x प्लस प्लस जहाँ पे वहाँ पे प्लस के बाद 5 पुट करते हैं तो यानी आप ये बोल रहे हो क्या कि x प्लस प्लस ना लिख के x प्लस इक्वल्स टू हम 5 लिख दें, ऐसा? हाँ। अगर मैंने ऐसा अगर लिखा तो आउटपुट क्या आना चाहिए, देखते सर हैं रन वो करके। 10 जहाँ है ना x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10 वहाँ पे 50 करेंगे तो फिर वहाँ तक रन होगा ना। तो ये ऐसे नहीं कर सकते, मैंने अभी आपको दिखाया कि अगर आपने ऐसे किया तो आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से दिखा रहा था, राइट, है ना? सर हाँ, और एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे x, और फॉर और एक वेरिएबल जो है उसमें सपोज इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड i प्लस प्लस। और बाद में फॉर लूप में जो हमारा डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल है, सपोज वो x इक्वल्स टू 5 है, तो उसको i से मल्टीप्लाई करेंगे और वो प्रिंट करेंगे। ठीक है, ओके 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 ओके, हाँ ठीक है। देखिए इतना कम्प्लेक्स सोचने की जरूरत नहीं है कि हम अलग से कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करें, है ना। अगर मैं डायरेक्टली कुछ इस तरीके से कर दूं, क्या मैं इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, है ना। x प्लस प्लस जो जैसे था इसी तरीके से मैंने यहाँ पे रखा, और यहाँ पे कोई भी चेंजेस मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे प्रिंट करना है, सपोज 15 का प्रिंट करना है या 5 का प्रिंट करना है, ठीक है। अंकुर बता रहे कि वी हैव टू टेक वैल्यू ऑफ x फ्रॉम यूजर आल्सो। x into 5 कर दे। हाँ ले सकते हैं बिल्कुल। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे अगर 5 का प्रिंट करना है तो मैंने अगर ऐसे लिख दिया तो क्या दिक्कत है, इतना इसमें सोचने वाली क्या बात थी, राइट। मैंने सिर्फ यहाँ पे 5 इंटू लिखा, इट मीन्स दैट यू विल गेट द टेबल ऑफ 5। कैसे होगा अभी देखो आप, अगर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया तो x की वैल्यू 1 है, इट विल चेक द कंडीशन, कंडीशन इज ट्रू, देन इट विल कम डाउन एंड हियर इट विल प्रिंट 5 into x, एंड x वैल्यू कितना है अभी 1 है, तो 5 into 1 दैट मींस 5 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल जब यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 2 हो जाएगा, कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, फिर से नीचे आएगा और अब क्या प्रिंट करेगा 5 into 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 हो चुका है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 into 2 दैट मींस 10, फिर 3 कंडीशन ट्रू है, फिर 5 into 3 15 हो जाएगा। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हम क्यों सोचेंगे, डायरेक्टली हमें वहाँ पे इस तरीके से अगर लिख देंगे तो आप देख सकते हो कि 5 का टेबल समय प्रिंट होकर दिखा रहा है, राइट ना। किसी को समझने में डाउट यहाँ पे? क्योंकि देखो अगर मैंने आपको सिर्फ इतना लिखा x लिखा तो x की जगह पे क्या हो रहा है 1 to 10 प्रिंट हो रहा था, तो मुझे उसी में तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 5 कर दिया तो 5 into 1 5 into 2 5 into 3 होता चलेगा, ऑटोमेटिक होता चलेगा और आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से दे देगा। इसको समझने में किसी को डाउट? इतना कॉम्प्लेक्स सोचने की जरूरत नहीं है, सही है। किसी को थोड़ा भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं बिल्कुल बेहिचक, किसी कोई डाउट नहीं, राइट। अगर हम यहाँ पे करें क्या कि यूजर से अगर मुझे इनपुट लेना हो कि किस नंबर के लिए हमें करना है, तो इसमें से किसी ने बताया भी था कि यूजर से इनपुट लेना चाहिए हमें, तो उसको थोड़ा सा प्रोग्राम थोड़ा सा डायनामिक हो जाएगा। तो यूजर से इनपुट लेना है तो सबसे फर्स्ट लाइन में हमें क्या यूज करना चाहिए, कुछ इस तरीके से import java.util.scanner, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया, सपोज नंबर के लिए n ले लेता हूँ, और यहाँ पे यूजर को समझने के लिए एक मैसेज मैंने क्या दे दिया कि system.out.println, और यहाँ पे जो है हमने मैसेज क्या दे दिया कि एंटर एनी नंबर टू, क्यों चाहिए नंबर, टू प्रिंट इट्स टेबल, कुछ इस तरीके से दे दिया, ठीक है।
अब यूजर जो भी नंबर दे रहा है उसको मैंने n में स्टोर कर लिया कुछ इस तरीके से। ये सब कहानी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए था। अब यहाँ पे n में स्टोर हो चुका है। अब जहाँ पे मैं 5 लिख रहा हूँ 5 की जगह पे मैंने n कर दिया, तो यूजर यहाँ पे n में जो भी वैल्यू दे देगा 15 का दे देगा, 16 का दे देगा, बस वही यहाँ पे आ जाएगा। वहाँ पे x के साथ मल्टीप्लिकेशन होता चलेगा और आपको टेबल जो भी आपको चाहिए रहेगा टेबल, वो चीज़ आप यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पे एरर क्यों दिखाया? क्योंकि मैंने क्या किया, स्कैनर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, राइट? किसी ने बोला भी नहीं कि हमें बनाना चाहिए। तो हमने सबसे पहले स्कैनर लिया, तो सबसे पहले स्कैनर के लिए ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट आप नहीं काम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे ठीक होना चाहिए। चलिए अब हम इसको कंपाइल करते हैं। सब ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, एंटर एनी नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल, यानी यूजर से पूछा है कि कौन से नंबर का वो प्रिंट करना है। मुझे प्रिंट करना है 17 का। अब जैसे एंटर करोगे आ गया 17 का पूरा टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से, तो किसी भी नंबर का टेबल आप यहाँ पे आसानी से आप प्रिंट कर सकते हो। इसको थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा सा डायनेमिक करें प्रोग्राम को, कि मुझे टेबल प्रिंट करना है, बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन यूजर से पूछो कि उसको टेबल जो प्रिंट करना है कहाँ तक प्रिंट करना है। जैसे अभी हमने यहाँ पे 10 टाइम्स तक प्रिंट किया है ना। हो सकता है किसी को मुझे 17 का टेबल 20 टाइम्स तक प्रिंट करना हो, तो उसे क्या करना होगा, यहाँ पे जो हम 10 लिख रहे हैं इसकी वजह से वो 10 टाइम्स तक ही प्रिंट हो रहा है टेबल। तो इसके लिए भी एक वेरिएबल्स अगर हम डिक्लेयर कर लें, राइट, तो हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। सपोज एक वेरिएबल क्या नाम दे दें, कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल दे दिया अप टू, मीन्स कहाँ तक प्रिंट करना है, राइट। अब यहाँ पे जो है मैंने कुछ इस तरीके से दे दिया क्या कि एंटर एनी नंबर, और फिर दे दिया कि एंटर अप टू, कि जो टेबल प्रिंट करना है कहाँ तक प्रिंट करना है, और उसको मैंने स्टोर कर दिया किसमें, वेरिएबल जो है अप टू में स्टोर कर दिया। ये वेरिएबल का नाम है, कुछ भी आप लिख सकते हो, जस्ट मीनिंगफुल मैंने तो देने के लिए यहाँ पे यूज किया। अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग 10 यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, अप टू लिख दोगे। तो अब यहाँ पे भी यूजर जो देगा वही आएगा कि जो उसे टेबल प्रिंट करना है उसको कहाँ तक प्रिंट करना है, 10 टाइम्स प्रिंट करना है, 14 टाइम्स प्रिंट करना है, या 100 टाइम्स प्रिंट करना है, और उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो अब जो ये आपका प्रोग्राम होगा काफी डायनेमिक होगा, यानी सब कुछ यूजर से पूछ रहा है वो। एंटर एनी नंबर टू प्रिंट दिस टेबल, आपको कौन से नंबर का प्रिंट करना है। सपोज मुझे प्रिंट करना है 15 का प्रिंट करना है, ठीक है। एंटर करो, पूछेगा कि कहाँ तक प्रिंट करना है, एंटर अप टू 20 टाइम्स 30 टाइम्स, कितनी बार प्रिंट करना है, मुझे 20 टाइम्स प्रिंट करना है, मैंने यहाँ पे 20 दे दिया। अब जैसे हम एंटर करते हैं आप देख सकते हो 15 का टेबल आपको 20 टाइम्स तक प्रिंट कर दिया। अगर इसी प्रोग्राम को मैंने फिर से रन किया, मुझे प्रिंट करना है, सपोज मुझे प्रिंट करना है 5 का, कितनी टाइम्स प्रिंट करना है, मुझे 100 टाइम्स प्रिंट करना है इसको। अभी आप देखो, ठीक है, तो कितना कोड आसान हो जाता है, कितना कैलकुलेशन इंटरनली हो रहा है, लेकिन कोडिंग के नाम पे आपने कितना 3-4 लाइन लिखी हो बस, है ना। तो ये होता है लूप का एडवांटेज, कि आप यहाँ पे आपका काम काफी आसान कर देता है। जो प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है, बस मैंने फॉर के अंदर लगा दिया, प्रोसेस होते जा रहा है, कहाँ तक करना है सारा डिटेल आप पहले यूजर से इनपुट लेके आप दे दो, तो ये कंप्लीट डायनामिक प्रोग्राम हो जाता है। आई होप की चीजें समझ में आया होगा, और अभी आपको समझ में आया होगा कि लूप यहाँ पे कितना आपके काम को आसान करता है, राइट। कोई डाउट समझने में? सर जैसे आपने अप टू यूज किया, राइट, अगर अप टू की जगह अगर जैसे 20 तक चाहिए था, अगर 20 नंबर भी अगर लिख जाए तो वो 20 तक तो कर सकता है ना? हाँ बिल्कुल up to- करेगा ना, हाँ बिल्कुल करेगा। मतलब मैंने पूरा डायनामिक कर दिया। ओके, नेक्स्ट वे बताया। हाँ, कि अगर यूजर को अब मतलब मान लो कि अगर आपने 20 कर दिया तो आउटपुट 20 तक ही आएगा ना, लेकिन यूजर को अगर मान लो 30 तक प्रिंट करना होगा तो, है ना। तो सब कुछ यूजर से पूछ लो कि उसे कहाँ तक प्रिंट करना है, कौन से नंबर का प्रिंट करना है। तो अगर आपने यहाँ पे 20 लिखा तो ऑब्वियसली सिर्फ 20 टाइम तक प्रिंट करेगा। और मैंने यहाँ वेरिएबल लेके कर लिया तो वो डायनामिक हो गया ना, कि यूजर से पूरा सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेके फिर उसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे इस तरीके से किया जा सकता है। आई होप कि आपको अच्छे से ये चीज समझ में आया होगा, तीनों लूप के कंसेप्ट। अब आपके लिए असाइनमेंट्स है इसमें, ठीक है। अभी तक मैंने कोई असाइनमेंट्स नहीं दे रहे थे, अब यहाँ से आपका असाइनमेंट शुरू होगा। आपको करना क्या है, जितना प्रोग्राम मैंने किया है वो प्रोग्राम आपको करना तो है ही, समझ के करना है। और जो मैं आपको कोडिंग आपको मेल पे जो सेंड करता हूँ, तो आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो प्लीज़ कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, आप समझ के टाइप करके आप कीजिएगा, ठीक है। और रेफरेंस के तौर पे मैं आपको नोट्स जो मैं आपको कोडिंग जो सेंड करता हूँ, रेफरेंस के तौर पे आपको सेंड करता हूँ कि आप रेफरेंस लीजिए, जहाँ पे आप वहाँ पे आपको डाउट हो रहा है कि आगे क्या होगा, क्या आउटपुट आपका सही नहीं आ रहा है, तो मेरा कोड को आप रेफर कीजिए और फिर समझिए। आप एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको
कोड आसान लगे। अभी आप यहाँ पे मतलब आप बैठ के आप देख रहे होगे तो आपको लग रहेगा कि ये तो बहुत आसानी से सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब आप खुद से जब मैनुअली जब आप खुद से टाइप करेंगे, कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, कहीं सेमीकोलन मिस होगा, कहीं कर्ली ब्रैकेट ज़्यादा कम होगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगा, तो आप उस टाइम आप सीखते हो एक्चुअल में, ठीक है। क्योंकि मैं जब आपको बता रहा हूँ तो रेयरली आप एरर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप करेंगे और विदाउट रेफरेंस करेंगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट जब समझ में आएगा तो आप रेफरेंस के तौर पे आप अच्छे से प्रोग्राम आप कर सकते हो आप। तो इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जब भी कोडिंग करें तो आप जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, जो भी मैं कोडिंग आपको सेंड कर रहा हूँ, एज इट इज़ पहले उसको ट्राई करके आप देखिए, कंसेप्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया है आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, कुछ डाउट होता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में जरूर उससे पूछिए। दूसरी बात, अब जो असाइनमेंट्स हम देते हैं उसको करने से पहले आप जितना भी प्रोग्राम मैंने दिया है सब अच्छे से आपको करने, मतलब अगर आप कर लेते हो तो आगे का जो असाइनमेंट्स होता है वो करते टाइम आप बिल्कुल रेफरेंस आप मत लो और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। प्लस आप गूगल का हेल्प तो नहीं लीजिए, अगर आप सीखना चाहते हो आप और अपना जो आपका जो लॉजिक है वो डेवलप करना चाहते हो सच में, तो अगर आप थोड़ा भी फंसते हो आप कि हाँ अरे ये रन नहीं हो रहा है, बहुत एरर आ रहा है, आप गूगल पे जाते हो करने के लिए, ढूंढते हो आंसर, इसका मतलब क्या कि वहाँ पे बना बनाया सब कुछ है। आपको वहाँ पे जो गूगल है आपका जो क्रिएटिविटी है उसको आपको रोक देगा, ये चीज आप समझ के रखो कि अगर आप एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो गूगल का हेल्प आप नहीं लो। अगर आप मुझसे सीख रहे हो तो राइट, मुझसे देखो कोई अगर सिखाने वाला नहीं है तो लोग गूगल करता है, यूट्यूब देखता है, बहुत सारी चीजें रहता है वहाँ पे, लेकिन अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ पर्सनली सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो देखो इंटरनेट पे हर चीज अवेलेबल है, लेकिन आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करना है, सोचना किस तरीके से है, उसके लिए जो है आप जो है ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ही प्रॉब्लम आया आप गूगल पे जाके करके देख लो, वहां पे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, फिर आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, आप सोच नहीं पाओगे और वो क्रिएटिविटी आपका जो है अंदर ही अंदर वो दब जाएगा। तो इस बात पे आप ख्याल रखिए कि जो कुछ भी आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिक आपको कुछ समझ में आ रहा है, सिंटैक्स मैंने आपको हर चीज का सिंटैक्स बता दिया, अब जो भी असाइनमेंट्स में दूंगा वो बनाने के लिए आप खुद का ब्रेन यूज कीजिए, गूगल यूज मत कीजिएगा। समझ में आया पर्पस मैं क्यों बता रहा हूँ कि गूगल यूज नहीं करने के लिए, कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं है तो आप गूगल यूज कीजिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे हैं मेरे साथ में आप हो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, तो आप अपना जो लॉजिक है उसे बिल्ड करना चाहते हो तो गूगल बिल्कुल भी यूज मत कीजिए, वो आपका जो क्रिएटिविटी है उसको बहुत ही बिल्कुल रोक के रख देगा, ठीक है। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये सब चीजें तो मैंने आपको बता दिया, अब आपको करना क्या है, आपको असाइनमेंट्स के तौर पे आपको करना है व्हाइल लूप से आपको कुछ प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है, आपको 100 से नंबर जो है 100 से लेके आपको प्रिंट करना है 10 तक, ठीक है, 100 से 10 तक प्रिंट करना है, लेकिन डिक्रीमेंट होना चाहिए, वो कितना का डिक्रीमेंट होना चाहिए, वो 3 का डिक्रीमेंट होना चाहिए। मतलब अभी तक मैं आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना बताया, अब मैं आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने कुछ बताया नहीं, आपको सोचना है करना है। मतलब क्या, सबसे पहले आउटपुट आना चाहिए 100, फिर आएगा 3 का डिक्रीमेंट होगा दैट इज 97 हो जाएगा, और उस तरीके से वो डिक्रीट होते होते वो 10 तक प्रिंट होना चाहिए। ये फर्स्ट असाइनमेंट व्हाइल लूप से करना है इसको। फिर आपको डू व्हाइल लूप से क्या करना है, डू व्हाइल लूप से आपको प्रिंट करना है 80 से लेके 0 तक प्रिंट होना चाहिए, और डिक्रीमेंट जो होना चाहिए कुछ इस तरीके से 4 का डिक्रीमेंट होना चाहिए। मतलब 80 प्रिंट होगा, फिर क्या प्रिंट होना चाहिए वहाँ पे 76 होना चाहिए, फिर 72 होना चाहिए, तो इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होना चाहिए, और 4 का डिक्रीमेंट होना चाहिए। फॉर लूप से आपको प्रिंट करना है, वो क्या प्रिंट करना है 10 से लेके 100 तक प्रिंट होना चाहिए, और इंक्रीमेंट आपको होगा 5 का, मतलब 10 के बाद फिर 15, 15 के बाद 20, इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए। इसके बाद अब यहाँ पे तो ये चीजें आपको समझ में आ गया, उसके बाद आपको टेबल प्रिंट करना है, जिस तरीके से अभी मैंने बताया फॉर लूप से मैंने आपको बताया, और यही टेबल आपको प्रिंट करना है किससे, व्हाइल से भी प्रिंट करना है और डू व्हाइल से भी प्रिंट करना है। मैंने फॉर लूप से तो आपको करके बता दिया, तो ये भी आपको इसमें ट्राई करना है, ठीक है। अब एक चीज, एक लास्ट इसी से रिलेटेड टॉपिक है, तो मैं थोड़ा सा और मैं टाइम दूंगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कोडिंग किया है। अगर हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ, क्या मैंने यहाँ पे लिख दिया है 65, यहाँ पे मैंने रखा है 65, और यहाँ पे मैंने लिखा है 90। अब
अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो कोई आंसर इसका बताएगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट? यस, कोई बताएगा इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या हो सकता है? 65 90 65 से 90 तक प्रिंट होगा। काफी सिंपल चीजें था, इसमें बताने के लिए इतना टाइम लेना बिल्कुल सही नहीं था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से आंसर हमें मिल जाएगा कि 65 से लेके 90 तक प्रिंट हो रहा है। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सपोज अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर की जगह पे मैंने कैरेक्टर लिख दिया, अब आउटपुट क्या आना चाहिए? यस, एरर तो नहीं आएगा? कैरेक्टर आएंगे। सॉरी, क्या आंसर बता रहे हो? एरर आएगा या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? कैरेक्टर प्रिंट होंगे सर। कैरेक्टर प्रिंट होंगे, कैरेक्टर प्रिंट होंगे। साहू बता रहे हैं, अंकुर बता रहे हैं कुछ आउटपुट नहीं आएगा। सर एक एक नंबर प्रिंट होगा, 6666 बाद में 777 888। क्या बात कर रहे हो, ऐसा होगा क्या? ये भी सही आंसर नहीं लग रहा है मुझे तो। और कुछ बताओ। तेजस, आपका आंसर करेक्ट है। तेजस जो है एक आंसर उन्होंने सही दिया है ना। तो मैक्सिमम लोग बता रहे हैं क्या कि आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि आपने कैरेक्टर यूज किया है। कुछ बता रहे हैं क्या 6655, कुछ तो उस तरीके से बता रहे हैं, तो उस तरीके से भी आउटपुट नहीं आएगा। देखिए, इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्या कि आपके कीबोर्ड में जितने भी कीज हैं सभी का एक फिक्स नंबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं कि अल्फाबेट की, अगर मैं बात करूं कि ए से लेकर जेड की अगर मैं बात करूं, तो कंप्यूटर जो है इंटरनली 65 का मतलब कैपिटल ए समझता है, और उस तरीके से ये 65 मतलब कैपिटल ए, 66 का मतलब कैपिटल बी, इस तरीके से 90 तक जाता है। राइट, और अगर हम बात करें स्मॉल की बात अगर हम करें कि स्मॉल वाला जो होता है ना, ए टू जेड, तो ये जो स्टार्ट होता है 97 से स्टार्ट होकर ये 122 तक जाता है। राइट, तो ये फिक्स नंबर होता है, पहले से बना हुआ है इंटरनली। तो मैंने अभी जो कोडिंग मैंने किया है यहाँ पे, ये 65 से लेके ये यहाँ तक इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये स्मॉल के लिए हो गया और ये कैपिटल के लिए हो गया। तो मैंने अभी जो कोडिंग में लिखा है क्या, 65 से लेके 90 तक, मैंने इंटीजर को हटा दिया, यहाँ पे कैरेक्टर लिख दिया। तो कंप्यूटर अभी क्या करेगा कि वो ये देखेगा कि 65 पोजीशन पे पहले से जो कैरेक्टर है जो इनबिल्ट है उसको वो प्रिंट कर देगा। मतलब क्या, हमने लिखा कैरेक्टर, यहाँ पे लिखा 65, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आएगा एक्स प्रिंट करेगा। लेकिन एक्स तो मैंने जो डिक्लेरेशन यहाँ पे किया हुआ कैरेक्टर, तो 65 का मतलब कंप्यूटर क्या समझता है, कैपिटल ए, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, कैपिटल ए प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 66 का मतलब कंप्यूटर क्या समझ रहा है, कैपिटल बी समझ रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अब हम इसको रन करके अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से आउटपुट आपको दिखाएगा। आप देखेंगे कि अल्फाबेट आपको प्रिंट करके दिखा रहा है पूरा। ठीक है, और ये जो नंबर मैंने आपको बताया, तेजस ने जैसा कि इन्होंने बताया क्या कि इसको हम कहते हैं आस्की वैल्यू, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज, कुछ इस तरीके से इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये पहले से फिक्स होता है, सभी चीज जितने भी की है, यहाँ इवन आपका जो स्पेशल जो कैरेक्टर्स होता है ना, सभी का एक फिक्स नंबर होता है। ठीक है, तो ये चीज अभी आपको समझ में आया कि कैरेक्टर भी लिखा था आपके प्रोग्राम में, कुछ एरर नहीं है, वो एक्जैक्टली आपके कंप्यूटर का जो कीबोर्ड के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 122 लिख दिया, अब आउटपुट क्या हो सकता है, कोई बताएगा? अभी तो मैंने सारा चीज बता दिया, यहाँ पे क्या हो रहा है। सर कैपिटल एंड स्मॉल ऑल लेटर्स आएंगे। एग्जैक्टली, यहाँ पे सभी लेटर आएगा, लेकिन आप बीच में अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो कि 90 तक ही कंप्लीट हो रहा है, बट ये 97 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखो कैरेक्टर्स आएंगे सर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 91 से लेके, है ना, कहाँ तक, 96 तक, है ना, ये भी कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को रखता होगा इस पोजीशन पे, तो वो पर्टिकुलर स्पेशल कैरेक्टर्स भी प्रिंट हो जाएंगे। राइट, तो अगर मैंने यहाँ पे 65 से लेके 122 तक रखा, एंड इफ यू विल कंपाइल दिस प्रोग्राम, सो सी, देखो आप यहाँ पे जेड प्रिंट हो गया, कैपिटल जेड। इसके बाद यहाँ पे देखो कुछ प्रिंट हो रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट का ओपन है, फिर स्लैश है, फिर क्लोज है, ये XOR वाला साइन सिंबल है, तो बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं। फिर स्मॉल ए से स्टार्ट किया उसने। राइट, तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अब मुझे इसी प्रोग्राम को इस तरीके से प्रिंट करना है कि मुझे ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स है ये प्रिंट नहीं होना चाहिए।
कैपिटल वाला प्रिंट होना चाहिए और स्मॉल वाला प्रिंट होना चाहिए। तो हम क्या यूज करेंगे, और आज इसके बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस भी किया। आप बता सकते हो क्या करें हम? हाँ कोई तो बता रहा है इफ यूज करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? हाँ कंटिन्यू कीवर्ड यूज हम करेंगे जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ, और ब्रैकेट में हम कंडीशन क्या लिखेंगे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कहाँ से कहाँ तक नहीं चाहिए मुझे, 91 से लेके मुझे नहीं चाहिए 96 तक नहीं चाहिए, राइट। और इसके अंदर हम कंडीशन क्या, मतलब कीवर्ड क्या यूज करेंगे, कंटिन्यू कीवर्ड यूज करेंगे, जो मैंने अभी आज जो बताया है। अब इसको अगर हम कंपाइल करके देखें तो जैसे हम यहाँ पे कंपाइल करते हैं, सब कुछ ठीक है, रन करते हैं, आप देखो यहाँ पे जेड तक आ गया, और जेड के बाद इमीडिएट आप देख सकते हो कि स्मॉल वाला जो है ये स्टार्ट हो चुका है, राइट। तो ये चीजें आप यहाँ पे आसानी से ये चीज आप कर सकते हो आप, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं समझने में कि किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे आज की वैल्यू के बारे में भी आपको अच्छे से ये चीजें आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब जो है, अब यहाँ पे आपका असाइनमेंट क्या है, और एक और चीज मैं बताऊं, अगर आप ईमानदारी से अगर आप करेंगे तो गूगल आपको नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सीखना चाहते हो तो, और आप पहले अपनी क्रिएटिविटी को आप क्या बोलते हैं उसको डेवलप करने की कोशिश आप कीजिए, ठीक है, विदाउट गूगल, ठीक है। तो आप बहुत आगे तक जाओगे आप, ठीक है, नहीं तो गूगल में डायरेक्ट आंसर मिलेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यूजर से आपको कुछ इनपुट लेना है, कैरेक्टर इनपुट लेना है। जैसे मैंने कल आपको करके भी दिखाया था कि वॉवेल आपको चेक करने के लिए एक प्रोग्राम हमने यूज किया था। तो वहाँ पे हमें क्या करना है कि यूजर ने कुछ प्रोग्राम इस तरीके से देगा, मतलब जब प्रोग्राम बनाओगे तो आउटपुट आपका कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि एंटर एनी अल्फाबेट, है ना, कुछ इस तरीके से हमने, या एंटर एनी कैरेक्टर ले लिया। यूजर ने मान लो ए दिया, स्मॉल ए दिया, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है कैपिटल ए में। अगर यूजर ने कैपिटल ए दिया तो उसको कन्वर्ट करना है सॉरी स्मॉल ए में, यानी अपर केस टू लोअर केस टू अपर केस हमें करना है। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से करना चाहिए, थोड़ा सा मैं सुनना चाहूंगा कि किसी को कुछ आइडिया है। और इसका आंसर इसी में आंसर है, यहाँ पे जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ना, इसी में पूरा आंसर है इसका। अगर आप ये नंबर प्रॉपर से आप अच्छे से अगर समझते हो, यूज करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। आंसर इसी में आंसर है। हाँ बिल्कुल, a less than equal to a, a less than equals to small a, उससे क्या होगा, क्वेश्चन आप समझ में आया? क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर यूजर ने स्मॉल ए दिया तो उसे कन्वर्ट करना है कैपिटल ए में, अगर यूजर ने कैपिटल जेड दिया तो हमें उसे कन्वर्ट करना है स्मॉल जेड में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से करना है, मैं थोड़ा सा लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा, रेस्ट आपको सोचना है, ठीक है। अभी हाँ कोई कुछ बोलेगा? सर वो आस्की वैल्यू जो है उस कैरेक्टर की, उसमें 32 ऐड करेंगे। हाँ तो राइट बिल्कुल तो बिल्कुल, बाद में उसकी जो जिसकी वो आस्की वैल्यू है वो कैरेक्टर प्रिंट करेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। देखिए अब जो जिनको समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक बताता हूँ, लेकिन पूरा नहीं बताऊंगा, बाकी आपको सोचना है। अभी देखो आपको करना क्या है कि सपोज एज्यूम करो कि यूजर ने मतलब जो इनपुट दिया, सपोज ए दिया, मैं ए को ही लेके चलता हूँ, ठीक है, ए उसने दिया। तो आपको ये सोचना है कि ए का जो आस्की वैल्यू है वो कितना है ना। तो ए का आस्की वैल्यू कितना है, 65, ठीक है। मुझे कन्वर्ट करना है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा जो टारगेट है कि मुझे स्मॉल ए में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, 32 को मैंने ऐड यहाँ पे कर दिया, राइट। मतलब यहाँ पे मैंने 32 को ऐड किया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इधर करके यहाँ पे लिखता हूँ प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हमें कितना मिल जाएगा, 122, यहाँ पे 97, राइट। तो यहाँ पे जो आपका जो आंसर आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 97, और 97 जो है किसका आस्की वैल्यू है, स्मॉल ए। बस इसी में आंसर हो गया आपका। यस सर, 26। और ये चीज, और ये डिफरेंस आपको हर जगह मिलेगा। जैसे अगर यूजर ने दे दिया सपोज कैपिटल बी दे दिया, राइट, तो कैपिटल बी का आस्की वैल्यू कितना हो जाएगा, 66 है। 66, अब इसमें अगर आप 32 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 98 होगा। और 98 जो है किसका है आस्की वैल्यू, small b, समझ में आ रहा है? मतलब आप ये सिंपल सा ये कहानी समझिए कि अगर आपको कैपिटल से स्मॉल में जाना हो
तो आपको करना है +32, ठीक है। और अगर आपको स्मॉल से कैपिटल में जाना हो तो क्या करना होगा, -32 ऑब्वियसली। अब लॉजिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको ये सोचना है कि यूजर जो इनपुट दे रहा है वो कैपिटल है या स्मॉल है, क्योंकि आपको ये भी तो समझ में आना चाहिए कि अगर यूजर कैपिटल देगा तो हमें +32 करना है, और अगर स्मॉल दिया तो हमें -32 करना है, राइट। तो पहले आपको ये कैसे आप सोचोगे क्या कि यूजर जो इनपुट दे रहा है वो कैपिटल में दे रहा है या स्मॉल में दे रहा है, ये चीजें आप सोचिएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन जो मैंने पार्ट किया है उसका, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया। मैं जस्ट एक्सप्लेनेशन करके इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें करना है समझ में आ गया। मैंने उधर असाइनमेंट करके मैंने एक नोटपैड में मैंने सेव कर दिया है कि आपको क्या क्या करना है, फॉर लूप से क्या करना है, डू व्हाइल से क्या करना है, सारी चीज़ें कर दिया। और आपको अपर केस टू लोअर केस करना है, ये आप सोचिएगा, नहीं होगा फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं कुछ चाहूँगा कि आप लोगों के पास आंसर हमें मिलना चाहिए, ठीक है, मुझे नहीं बताना पड़े। नहीं समझ में आएगा वो तो वर्स्ट केस होगा जब मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, क्योंकि सारा कहानी मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया है। चलिए ठीक है, तो अभी जो है आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। और प्लस आज जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन जिन्होंने किया है, उनका ईमेल आईडी आप मुझे सेंड कर देंगे तो आज जो भी मैंने कोडिंग किया ताकि मैं आपको मेल पे सेंड कर सकूं, ठीक है। तो कोई न्यू है तो आप चैट बॉक्स में जो है सो अपना ईमेल आईडी मुझे सेंड कर दीजिए। और कोई न्यू नहीं है, लेकिन न्यू तो मुझे लग रहा है कुछ तो लोग हैं जो न्यू हैं, तो जो न्यू लोग होंगे वो मुझे डाल दीजिए फिर, ठीक है। सर आज का सेशन यूट्यूब पे अपलोड करोगे या सीधा उसका गूगल लिंक भेजोगे? नहीं, ये अभी अपलोड नहीं होगा, अभी आपको बस फोकस करके समझना है। और ये जो आपको मेल पे शायद टाइम पे लगेगा, अभी इमीडिएट तो नहीं जाएगा ये, ओके ओके सर, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था। जो लोग न्यू हैं अपना ईमेल आईडी छोड़ दीजिए यहाँ पे, तो जो भी कोडिंग मैंने एक्सप्लेन किया है सब मैं डाल दूंगा। और अच्छा, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे आज फर्स्ट टाइम आए हो, प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखा है क्या, जैसे मीनल है और कौन है, सचिन। अच्छा सचिन तो है, मेरा पुराना स्टूडेंट्स हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम आए हो, पुराना वीडियो आप देख के आए हो तो ज़्यादा समझ में आएगा, राइट, ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग आगे का जो सेशन होगा कल हम सेम टाइम 7:30 को रखेंगे और इसे आगे का पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और कोई किसी का तो न्यू नहीं है, सबका ईमेल आईडी उन्होंने दे दिया, चलो ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर हम आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, कल हम लोग मिलते हैं। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, आप लोगों ने इतना टाइम मतलब काफ़ी अच्छे से सुना आप लोगों ने। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल, ठीक है, थैंक यू सो मच।